नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि राजस्थान में सरकार का कृषि बिल अटक गया है। राज्यपाल ने तीनों कृषि बिल को रोक दिया है। 2 नवंबर को विधानसभा से ये पारित हुए थे। बिल का अनिश्चित काल के लिए अटकना तय माना जा रहा है। केंद्रीय कानून के विरोध में ये तीनों बिल लाए गए थे। बता दें कि 2 नवंबर को राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि कानून के विवादित प्रावधानों को बदलने के लिए तीनों विधेयक पारित किए थे। तीनों विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही राज्य में कानून बन सकते हैं। फिलहाल तीनों विधेयक राज्यपाल के पास अटके हैं और राज्यपाल जितना चाहे उतने समय तक इन बिल को रोक सकते हैं। यानी कि जो केंद्र सरकार के अंदर कृषि बिल लाए गए थे उनके खिलाफ ये 3 कृषि बिल राजस्थान सरकार ने बनाए। तीनों बिल जो है वो राज्यपाल के पास पहुंचे। राज्यपाल ने इन बिलों को फिलहाल रोक दिया है या अटका दिया है और माना जा रहा है कि अनिश्चित काल के लिए ये बिल अटक गए हैं। राज्यपाल जब तक चाहे इन बिलों को रोक सकते हैं। तो राजस्थान सरकार का कृषि बिल अटक गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी के साथ। गोवर्धन, राजस्थान के कृषि बिल राज्यपाल के पास अटक गए हैं। संविधान क्या कहता है, कानूनी प्रावधान क्या है, कितने समय के लिए राज्यपाल इन बिलों को रोक सकते हैं? तीनों जो केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करने के लिए 3 विधेयक पारित किए थे राजस्थान सरकार ने। 2 नवंबर को ये विधानसभा में पारित हुए थे तीनों विधेयक। उसी वक्त जो संविधान के जानकार थे वो ये संभावना जता रहे थे, उस वक्त ही बता रहे थे कि इन विधेयकों का अटकना तय माना जा रहा है। जिस तरह से धर्म स्वातंत्र विधेयक का जो हस्र हुआ था, कमोबेश चीजें उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है और 1 महीना उन विधेयकों को पारित किए हुए हो गया है। इसके साथ जो विधेयक पारित हुआ था, महामारी संशोधन विधेयक, जिसमें मास्क लगाना अनिवार्य करने का कानून था, वो विधेयक राज्यपाल ने मंजूर कर दिया है और ये जो तीनों विधेयक हैं इनको साथ में रोक लिया है। इसका मतलब यही है कि ये विधेयक अब अनिश्चित काल के लिए अटक सकते हैं। इस मसले में अगर संवैधानिक प्रावधान देखे जाए तो राज्यपाल के पास अनंत शक्तियां हैं इसकी कि वो जब चाहे तब तक के लिए उनको रोक सकते हैं। जब राज्य सरकार से इसको लेकर के और क्वेरीज वो मांग सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें लग नहीं रहा कि ये विधेयक है वो अब आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए क्वेरी करके और राज्य वापस भी भेज दिया तो भी राज्यपाल रोक सकते हैं। पहले ऐसा हो चुका है धर्म स्वातंत्र विधेयक में कि राज्यपाल ने क्वेरीज की, उसके बाद में राज्य सरकार ने संशोधित करके उन प्रावधानों को फिर बिल भेजा, बाद में वो केंद्र में अटक गया। तो इस बिल का अब भले अगर राज्यपाल से केंद्र को चला भी जाए तो वहां पर भी ये अटकेगा, इसकी संभावनाएं संविधान विशेषज्ञ जता रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से चीजें निर्भर करती हैं। तो फिलहाल ताजा अपडेट यही है कि 1 महीना इन बिलों को पास किए हुए हो गया है। तीनों जो बिल हैं वो अभी भी राजभवन में अटके हुए पड़े हैं। अगर राज्यपाल आगे भेज भी देते हैं तो केंद्र भी इन बिलों को आगे राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले क्वेरीज मांगेगा और इन बिलों का अब अनिश्चित काल के लिए अटकना तय हो गया है। जी गोवर्धन, जब ये बिल राज्यपाल के जरिए रोके गए थे, कोई बयान आया राज्यपाल भवन की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से कि ये जो है बिल इसलिए रोके गए हैं? कोई क्वेरीज को लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया राज्यपाल की? भवन की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया इन बिल्स को लेकर के अभी तक नहीं आई है। ये अभी तक इन पर कोई एक्शन नहीं किया गया है। यही अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 महीना हो चुका है। अभी 2 दिन पहले इन बिल्स के साथ में जो बिल पारित हुआ था महामारी विधेयक, उसको राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि इन बिल्स पर अब अटकना इनका तय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। न राज्य इनको केंद्र को भेजा गया है, न इन पर कोई क्वेरीज फिलहाल मांगी गई है। फिलहाल स्टेटस यही है कि ये बिल अटके हुए पड़े हैं और मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से इनका अटकना तय ही माना जा रहा है। जी आखिरी सवाल गोवर्धन, राज्य सरकार की कोई प्रतिक्रिया? क्योंकि राज्य सरकार ने बाईपास करके केंद्र सरकार के खिलाफ ये बिल बनाए थे, राज्यपाल के पास भेजे, राज्यपाल ने बिलों को रोक लिया। राज्य सरकार की कोई प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, राज्य सरकार की ओर से कांग्रेस में अगर देखा जाए तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहा था कि इन बिल्स को जल्द पारित किया जाना चाहिए। केंद्र के जो तीनों कानून थे, डोटासरा का ये कहना था कि केंद्र के जो तीनों कानून में जो किसानों के खिलाफ बातें थी उनको पलटने के लिए, किसान हित में जो चीजें थी
उनके प्रावधान करने के लिए ये तीनों बिल लाए गए हैं और इनको जल्द मंजूरी की बात पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और बीडी कल्ला जिन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम वाला जो बिल है वो उनके जरिए ही रखा गया था विधानसभा में, उनका भी यही कहना था कि सरकार ने जो प्रावधान किए हैं उनको जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए। ये काम केंद्र का है और ये तीनों क्योंकि केंद्रीय कानूनों में संशोधन है, तो जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक ये बिल है राजस्थान में कानून के तौर पर लागू नहीं होते। और आज के दिन इनका अभी अगर लीगल तौर से देखा जाए तो इनका जो बिल में जो प्रावधान है वो लागू नहीं हो सकते। हालत वही है जो 2 नवंबर को पारित हुए थे, उससे मामला आगे अभी बढ़ा नहीं है। जब तक कि राष्ट्रपति की इनको मंजूरी नहीं मिल जाएगी तब तक इन बिल्स का कोई लीगल कोई वैलिडिटी इनकी नहीं है। अब देखना होगा राज्यपाल राज्य सरकार से कोई क्वेरीज मांगते हैं या इनको अटका कर रखते हैं या केंद्र को भेजते हैं, लेकिन तीनों ही मामलों में सियासी पारा उबलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी गोवर्धन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, खबर दौसा से मिल रही है। दौसा के मानपुर में महापाप हुआ है। महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी आ चुके हैं। आरोपियों के पास से देसी कट्टा भी मिला है। मानपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो दौसा के मानपुर में ये महापाप सामने आया, जहां पर पहले बेर खाने के लिए बुलाया, फिर मूंगफली लाने के लिए भेजा और उसके बाद दौसा में हुआ दिल दहलाने वाला दुष्कर्म। महिला के साथ गैंगरेप। किसी पर भरोसा करना आज की दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। यकीन नहीं होता पर क्या करें। दौसा में भरोसे के कत्ल की सनसनीखेज दास्तान ने इस बात पर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया है कि किसी पर भी भरोसा न किया जाए। तस्वीर में नजर आ रही महिला के साथ उसके परिचित ने एक ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद आज ये महिला पुलिस से इंसाफ मांग रही है। दरअसल इस महिला के एक परिचित ने इसे बहाने से बुलाया और मूंगफली लेने के लिए पाटोर पोष घर में भेज दिया। महिला अपराधियों के नापाक मंसूबों से अनजान थी। वहां पहले से ही एक आरोपी बैठा हुआ था। इसके बाद दूसरा शख्स भी अंदर दाखिल हो गया। दोनों ने मिलकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला के चीखने पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने महिला को एक बक्से में बंद कर दिया। यानी एक गुनाह को छुपाने के लिए दूसरे गुनाह को अंजाम देने की नापाक कोशिश। आरोपी महिला की हत्या कर अपने पहले पाप को छुपाना चाहता था, लेकिन उससे पहले स्थानीय लोग पाटोर पोष घर में दाखिल हुए और अंदर रखे बक्से से महिला को बेहोश हालत में बरामद किया। मानपुर थाने के अंतर्गत एक महिला ने एक प्रकरण दर्ज कराया है कि साहब मेरे से जबरदस्ती हथियार की नोक पे बलात्कार किया और उस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। कल का ही मामला है और इस संबंध में सीओ मानपुर के द्वारा विस्तृत जांच अनुसंधान किया जा रहा है। हथियार बरामद हुए हैं? नहीं, अभी जांच की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है, इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मौके से ही दोनों आरोपियों को असलहे के साथ पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं पीड़िता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का मेडिकल टेस्ट कराने के साथ ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दौसा से आशीष कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। दुष्कर्म का मामला, लाजेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, लाजेंद्र सिंह पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका गया है। मई 2016 का यह मामला था। 4Z के पूर्व सरपंच लाजेंद्र सिंह को सजा सुनाई गई है। बता दें कि मई 2016 में 4Z के पूर्व सरपंच लाजेंद्र सिंह बराड़
उर्फ लाली ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जो आरोप थे आरोपी पर, उसमें 376(2) NIPC में और 5L/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया गया है और SC/ST एक्ट के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया और धारा 302F का जो आरोप था उसे दोषमुक्त किया गया और गुरुतर दंडित करते हुए दोनों धाराओं में, पॉक्सो और IPC की धाराओं में 376(2) में आजीवन कारावास जो कि उसके जीवन काल तक चलेगा, वह उसके साथ 50,000 रुपये का जुर्माना आरोपी को लगाया गया और पीड़िता को प्रतिकर देने की सिफारिश की गई है। और ये खबर अलवर से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में झगड़ा हुआ। एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। ये पहले तो दारू पानी पी गया था, भगा दिया इनको, वैसे भाग गया, नचाकुदी कर रहा, वैसे कर रहा, ड्रामा कर रहा था ये। फिर ये दोबारा गए हैं, जो हमारी माँ मिली थी, बहन और भाभी भीतर सोती थी। अब इनको चिल्लियाड़ आई थी, इतना में ये वहीं की वहीं नुकी नहीं पड़ी रह गई। बुढ़िया का कोई पता नहीं, बेचारे के खाना दी। फिर हम यहाँ के लिए आया। कौन लोग थे मारपीट करने वाले? एक तो झारा था, गंगाराम, छाजा, रामोतार, क्या खुशीराम। राजधानी जयपुर में दिवाली से एक दिन पहले सदर थाना क्षेत्र में डेयरी बूथ संचालक की हत्या मामले का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतक के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि दिवाली से एक दिन पहले अजमेर पुलिया के पास स्थित डेयरी में डेयरी संचालक का लहूलुहान शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों और मृतक के भाई के बयानों में भिन्नता मिलने पर सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि मृतक शराब पीने का आदी था और उसकी शराब पीने की आदत के कारण आरोपी भाई परेशान था। घटना की रात को भी शराब की बात को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हुई। इस दौरान मृतक ने अपने आरोपी भाई को थप्पड़ मारा, जिसके बाद आरोपी ने अपने भाई के सिर पर सरिये से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। करने पे कई चीज़ें पुलिस को नुकसान सामने आई, इस पे इससे प्रश्न पूछे गए, उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। खास तौर से जो उसने बताया कि उसने रात को अपने भाई सुदामा को खाना देके गया था और सुबह सूचना मिली कि उसकी किसी ने हत्या कर दी। ये तथ्य जो है पूछताछ पे गलत निकला और जब उससे गहन पूछताछ की उन्होंने सारा राज उगल दिया। अनुसंधान से पाया गया कि मृतक का जो भाई राम बिहारी, जो इसमें जिसने रिपोर्ट दी थी, उसी का उसने मर्डर किया था और मुख्य वजह जो है हत्या का उनका आपसी विवाद रहा। किसी बात को जो मृतक सुदामा था वो शराब भी पीता था और किसी अन्य विवाद लेके इन दोनों भाइयों में आपस में बोलचाल हुई और बोलचाल होने के बाद में झगड़ा बढ़ गया। हद तक बढ़ गया कि मुलजिम ने अपने भाई को सरिये से रॉड से मार के उसकी हत्या कर दी। और भरतपुर में चोरों का आतंक है। सोने मकान को निशाना बनाया गया, लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। चोरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तुम्हारे ताले टूटे हुए, फिर मैंने आके देखा और जाकर देखी तलाश ली जा रही है। इसमें बहुत सामान चोरी गया है। सभी 5 कमरों के कुंडी टूट गई और पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला है। तो घर पे उस समय कोई नहीं था? घर पे कोई नहीं। यूं तो आपने बदमाशों को गुंडई करते देखा होगा, लेकिन क्या पुलिस वालों को दबंगई करते देखा है? अगर नहीं तो इस रिपोर्ट में देखिए। पर बने ये टीटोल टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं, जहां सोमवार की रात करीब 12 बजे सादी वर्दी में बारात से लौट रहे 3 पुलिस कर्मियों ने जमकर उत्पात मचाया। कार में सवार इन पुलिस वालों ने पहले तो टोल टैक्स देने से मना किया
और फिर पीछे से आ रही बारातियों से भरी 2 बसों और एक कार को भी फ्री में टोल से निकलवाने की कोशिश की। इन पुलिस वालों को जब टोल कर्मियों ने ऐसा करने से मना किया तो नशे में धुत पुलिस वाले गाली गलौज करने और फिर टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, बारातियों ने भी जमकर बवाल काटा और उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने टोल प्लाजा से 2 लाख रुपए नकद भी लूट लिए। हमारे टोल टैक्स की फीस मांगी गई तो उन्होंने बताया कि हम पुलिस में हैं और पुलिस होने के लिए आईडी कार्ड की ज़रूरत लगती है, तो आईडी कार्ड दिखाने से उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाबत में उन्होंने लड़ाई झगड़े करने स्टार्ट कर दिए, हाथापाई होता है। कितना क्या नुकसान? हमारा कम से कम सर 5 लाख 5.5 लाख जैसा लूट हुआ है एंड उसके बाद में 2 से 2.5 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ है, जो कि टोल बूथ वगैरह अंदर के दरवाजे हमारे जो भी थे वो सब तोड़े गए हैं। भरतपुर के राजकीय बाल संप्रेषण गृह के शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि 2 दिन तक संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। वीडियो में आवासित बाल अपचारी खुलेआम शराब की बोतल दिखाते हुए प्लास्टिक की बोतल के माध्यम से बने हुक्का पीते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही शराब, स्मैक, गांजा और सिगरेट भी पी रहे हैं। वायरल वीडियो में बाल अपचारी खुल्लम खुल्ला बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मामले में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने दबी जुबान में जांच करने की बात कही है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हार्डकोर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी विजय सिंह कई मामलों में वांछित था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में भी था। अपराधी के खिलाफ जिले के थाना चौहटन में कई अपराध के मामले दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी बिना नंबर की गाड़ी लेकर निकला है और उसके पास हथियार भी है। उसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सदर थाना पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली कि चौहटन क्षेत्र का एक कुख्यात जो तस्कर है उसके पास कोई अवैध हथियार हो सकते हैं। इस सूचना को प्राप्त होने पर सदर थाना पुलिस है वो मौके पर गई और उसकी गाड़ी वगैरह चेक की तो हमको उसके पास से 2 अवैध देसी पिस्टल है वो मिले। विजय सिंह नाम है इसका और चौहटन क्षेत्र का एक कुख्यात हिस्ट्री सीटर है। इसके खिलाफ पहले भी 14-15 मुकदमे हैं वो दर्ज है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक संदिग्ध पकड़ा गया है। रामगढ़ सीमावर्ती क्षेत्र से एक मंदबुद्धि नेपाली युवक को पकड़कर बीएसएफ ने पुलिस के हवाले कर दिया। रामगढ़ पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये युवक मंदबुद्धि प्रतीत होता है। पूछताछ में युवक ने अपना नाम प्रदीप वसंत पुत्र चंद्र वसंत बताया और वो नेपाल का रहने वाला है। उसने बताया कि वो दशहरे के दिन घर से निकला था। नेपाल बॉर्डर उसने बस से पार किया और बाद में रेल में बैठकर जैसलमेर पहुंच गया। बाद में रास्ता भटककर बॉर्डर तक पहुंच गया। पकड़े गए नेपाली युवक से सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही हैं। ब्रिटेन ने फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के फैसले से पहले फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है। ये वैक्सीन अगले हफ्ते से ब्रिटेन में उपलब्ध होगी। कोरोना से जंग जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। देश में रिकवरी रेट 94% तक पहुंच गई है और लगातार एक्टिव केस की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में कोरोना का खतरा बरकरार है। अभी भी इससे जंग जारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन
अब जमीनी हकीकत ये भी है कि कोरोना को मात देने वालों की संख्या में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। देश में रिकवरी रेट करीब 94% तक पहुंच गई है। पिछले 10 दिन में 50,000 से कम और 3 दिन में 40,000 से कम कोरोना के केस मिल रहे हैं। मंगलवार का आंकड़ा देखें तो 36,600 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि एक दिन में 500 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान चली गई। वैसे देश में संक्रमितों की संख्या करीब 95 लाख पहुंच गई है, जबकि इस महामारी की चपेट में आने से 1,38,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। उधर कोरोना से 89 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों से साफ है कि कोरोना तो लोगों को डरा रहा है, लेकिन जैसी रिकवरी है इससे साफ है कि लोग अब इससे निपटने के तरीके भी सीख गए हैं। अब तक 14 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट देश में हो चुके हैं और हर दिन करीब 10 लाख टेस्ट हो रहे हैं। वैसे अगर देखें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में दूसरा सबसे प्रभावित देश है। लेकिन जिस तरह इस महामारी का खौफ लोगों के मन से उतरा है और इस विषाणु के जद में आने के बाद आजादी पा रहे हैं, इससे मानसिक रूप से भी लोग मजबूत हो रहे हैं। वैसे अभी जो देश में कोरोना को लेकर हालात है, इसे देखते हुए कोरोना को हल्के में लेने की गलती बड़ी भूल होगी, लिहाजा इससे सतर्कता बरतना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।